बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और दिन, एक और रूसी तैयारे के साथ हादसा। ये हादसा था या किसी की साजिश? रूसी तैयारे को ये हादसा पेश कहाँ पे आया और इस तैयारे में ऐसी चीज़ थी जिसे तबाह करने की ज़रूरत पेश आ गई? यूक्रेन और रशिया में जारी एक लंबे अरसे से लड़ाई और झड़पों का मुस्तकबिल क्या होगा, और आज इस वीडियो पे बात होगी। और इसके साथ ही थोड़ी बहुत पाकिस्तानी सियासत पे भी बात करूँगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा, मज़ीद अपडेट्स आपको मिलेंगी। कल रात एक खबर आई थी कि रशिया का एक के करीब गिरकर तबाह हो गया, और इससे पहले आपको मैंने बताया था ना कि रशिया का एक तैयारा जो थाईलैंड से उड़ा था वो अफगानिस्तान में गिरकर तबाह हो गया था। तो इस वाक़ये के बारे में इंडिया ने पहले भी कहा था कि ये इंडिया का तैयारा था। इंडिया ने काफ़ी देर तक इस पे प्रोपेगेंडा किया, लेकिन जब रशिया ने उसकी तस्दीक कर दी, तरदीद कर दी और कहा कि ये तो तैयारा हमारा था, तो बुनियादी तौर पे एक एयर एम्बुलेंस थी, इसमें कुछ मरीज़ थे जो इलाज की गर्ज से रशिया आ रहे थे। अफगानिस्तान ने भी उस बात की तस्दीक की। अब कल ये खबर आती है कि रशिया का एक और तैयारा गिरकर तबाह हो गया। रशिया की वजारत दिफा का कहना है कि तबाह होने वाले जहाज में यूक्रेनी फौज के 65 जंगी कैदी मौजूद थे, जिन्हें कैदियों के तबादले के लिए ले जाया जा रहा था। तो तैयारे में यूक्रेनियन जंगी कैदियों के अलावा 9 मजीद अफराद भी सवार थे, जिनमें जहाज के हमले के भी 6 अफराद थे। यह तैयारा रिहायशी इलाके में एक खेत के नजदीक गिरकर तबाह हो गया। उस पर सवार तमाम लोग जो थे वो हल। तो रशिया की मिलिट्री एक्सपोर्ट एजेंसी के मुताबिक ये हवाई जहाज फौजी साजो सामान और हथियारों को ले जाने डिजाइन किया गया, और इसमें 225 फौजी सवार हो सकते हैं। और इस बात से भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद इस तैयारे में हलाकतों की असल तादाद काफी ज्यादा हो। यूक्रेन का मौकफ इस हवाले से काफी मुख्तलिफ है। यूक्रेन के मुताबिक तबाह होने वाला तैयारा रशियन S-300 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइल लेके जा रहा था, और यूक्रेन की जानिब से जारी बयान में जंगी कैदियों का कोई तस्करा नहीं किया गया। यानी यूक्रेन के हुक्काम रूस के इस दावे को रद्द कर रहे हैं कि इसमें जंगी कैदी थे, और यूक्रेन को इसको रशिया की एक साजिश करार दे रहा है। तो यूक्रेन के जंगी कैदियों के अमूर को देखने के अफसरान ने भी यही बात की है कि रूस मुतहरिक तरीके से यूक्रेन के खिलाफ खुसूसी ऑपरेशन में मसरूफ है, जिसका मकसद मुआशरे को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना है। ये लड़ाई इतनी मौलिक है कि इसमें हजारों अफराद अभी तक अपनी जान का नजराना दे चुके हैं, और इसमें यूक्रेन और रशियन दोनों फौजी शामिल हैं। तो अब तक रशिया या यूक्रेन में किसी ने भी जंग में होने वाले जानी और माली नुकसान के हवाले से दुरुस्त तादाद और शुमार जारी किए नहीं है, और दोनों एक दूसरे के नुकसान को बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहे हैं। रशिया ने अब तक 6,000 फौजियों की मौत को अवामी सतह पर तस्लीम किया है, लेकिन आदाद और शुमार के तजिए से पता चलता है कि शायद असल तादाद इससे बहुत ज्यादा है। अमेरिका और बरतानिया की अगर बात करें तो वो भी रशिया को इस जंग में हारने वाले फरीक के तौर पर पेश करते रहे हैं। गुज़िश्ता साल मई में भी व्हाइट हाउस में जारी बयान में कहा गया कि रशिया में दिसंबर के बाद 20,000 से ज्यादा अफराद मर चुके हैं। इस बार बरतानवी वजीर दिफा ने कहा कि जंग में 40 से 50,000 रशियन फौजी मारे जा चुके हैं। तो इस बार अमेरिकन डिफेंस इंटेलिजेंस से लीक होने वाली एक दस्तावेज के मुताबिक जंग के पहले 35 से आप समझें 43,000 रशियन फौजी मारे गए, और बिल्कुल यही हाल यूक्रेन का भी है। तो अक़वाम मुत्तहिदा की गुज़िश्ता साल एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग में 25,170 शहरियों के हलाक और जख्मी होने के मुतल्लिक इत्तलात मौसूल हुई हैं, और अगर ये जंग मज़ीद बढ़ती है तो इसके नुकसानात पूरी दुनिया में फैल सकते हैं। दुनिया पर इसके असरात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ रशिया और यूक्रेन ही नहीं, बल्कि एक तरफ रशिया और इसके हामी हैं, जिस तरह ईरान उन्हें ड्रोन्स बरामद करता है, दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ अमेरिका है, नेटो और सारा यूरोप एक तरफ है। तो रशिया और अमेरिका दुनिया की दो बड़ी एटमी ताकतें हैं। ये दोनों मुल्क दुनिया के 90% के करीब जौहरी हथियारों के मालिक भी हैं। रशिया यूक्रेन जंग जारी रहने की वजह से पाकिस्तान समेत तेल की कीमतों में इजाफे के बाद अब रशिया और यूक्रेन से एक्सपोर्ट होने वाली दीगर अशिया की तलब और रसद में फर्क पड़ता जा रहा है, और यही हाल पूरी दुनिया का है। रशिया और यूक्रेन की चीजें जिन जिन ममालिक में जाती हैं इस जंग और इसके बाद कोरोना के बाद इन तमाम ममालिक में महंगाई की एक नई और ना खत्म होने वाली लहर ने जन्म लिया। इसका पहला नतीजा हमने श्रीलंका के डिफॉल्ट होने के नतीजे में देख लिया। बिल्कुल यही हाल पाकिस्तान का गुज़िश्ता साल होने वाला था, लेकिन हमारी आखिरी वक्त में IMF के साथ डील हो गई, और वरना जिस बहरान में हम जा रहे थे उस बहरान से निकलना काफी मुश्किल दिखाई दे रहा था। तो पाकिस्तानी सियासत की अगर बात करें तो काफी गहमा गहमी है। इलेक्शन की अब गहमा गहमी हो रही है। इमरान खान ताहाल जेल में, और उनके जेल से निकलने के इम्कान तो दिखाई नहीं दे रहे। मियाँ साहब हस्ब मामूल सड़कों पे घूम रहे हैं। उन्हें एक तरफ कहा जा रहा है कि आपकी जान को खतरा है, आप बाहर ना निकलें, लेकिन वो लाहौर की सड़कों पर रैलियां भी निकाल रहे हैं। फर्क यह है कि वो अभी तक मंशूर के बगैर सड़कों पर घूम फिर रहे हैं। न सिर्फ सड़कों पर घूम रहे हैं बल्कि गाड़ी में बैठ के पकौड़े भी खा रहे हैं। तो कल इनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें दिखाया गया कि नवाज शरीफ बगैर बयानियत दिए, बगैर मंशूर दिए सड़कों पे पकौड़े खाते रहे।
تو منشور کی اگر بات کریں تو نون لیگ اب تک درجنوں سے زیادہ ملاقات اور میٹنگز کر چکی ہے، لیکن ان کو منشور نہیں مل رہا۔ منشور کمیٹی کے چیئرمین عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ جس جماعت کو حکومت ملنے کی امید ہو اسے پھونک پھونک کا قدم رکھنا پڑتے ہیں اور سوچ سمجھ کے لوگوں سے باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو نون لیگ اپنا منشور 27 جنوری کو جاری کرے گی، یعنی عرفان صدیقی صاحب نے اپنے دماغ میں خیالی حکومت بنا لی ہے۔ تو اگر اس بات کو سچ بھی مان لیا جائے تو آنے والی حکومت نواز ہی کی ہے، تو پہلے تو ان کو تیاری کر لینی چاہیے، سارا منصوبہ تیار کر کے عوام کے سامنے پیش کرنے چاہیے۔ تو نواز شریف نے اب تک 3 جلسے کر دیے ہیں، مریم نواز روز کیمپین کر رہی ہیں، لیکن انہیں چاہیے تھا کہ عوام کو کوئی نہ کوئی تو منشور دیں تاکہ عوام ان کو ووٹ دیں۔ تو پی ٹی آئی کی اگر بات کریں تو ان کے پاس اب ایک ہی محاذ بچا ہے، وہ ہے سوشل میڈیا کا محاذ، اور اس کے علاوہ زمینی صورتحال کافی مختلف ہے۔ گراؤنڈ لیول پہ پی ٹی آئی نہ ہونے کے برابر ہے، ان کے بیشتر امیدوار روپوش ہیں، جو موجود ہیں وہ کیمپین ہی نہیں کر رہے۔ اور لاہور کی اگر بات کریں تو یہاں بھی 2-4 حلقوں میں ہی پی ٹی آئی کے جھنڈے اور کیمپینز دیکھنے میں آئی ہیں، باقی خاموشی ہے۔ البتہ سوشل میڈیا کافی ایکٹیو ہے۔ پی ٹی آئی نے انتخابی مہم کا آغاز رات ایک ٹک ٹاک کے جلسے سے کیا اور پوری دنیا میں یہ جلسہ دیکھا گیا، جس میں شہباز گل اور حماد اظہر، زلفی بخاری سمیت مختلف پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے شرکت کی، اور اس جلسے میں پی ٹی آئی کے نمبرز کے مطابق 1,60,00,000 لوگوں نے شرکت کی۔ تو اب کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی یہ لوگ آئے کہاں سے اور کیا کوئی خلائی مخلوق تھی جس نے شرکت کی، کیونکہ جلسہ ٹک ٹاک پر لائیو کیا گیا اور پاکستان میں ٹک ٹاک کا لائیو فیچر ہی نہیں ہے۔ تو کمال ہے نا۔ ویسے پاکستان کی آفیشل اوورسیز کی تعداد 80 لاکھ ہے، تو اگر پاکستان میں ٹک ٹاک لائیو فیچر ہی نہیں چل رہا اور اوورسیز بھی 80 لاکھ ہیں، تو پھر کیسے 1,60,00,000 لوگوں نے یہ جلسہ دیکھ لیا؟ بھارت میں تو ٹک ٹاک پہ مکمل پابندی ہے، جنوبی ایشیا میں اور بھی کوئی ایسا ملک نہیں جہاں پہ عمران خان کے چاہنے والے ہیں۔ تو پھر کیا گورے جو ہیں وہ عمران خان کی محبت میں ٹک ٹاک پہ موجود رہے اور جلسے میں اردو والی تقریریں سنتے رہے؟ تو دلچسپ بات یہ ہے کہ رات انٹرنیٹ بھی بالکل ٹھیک چل رہا تھا، اس میں کوئی ٹیکنیکل خرابی نہیں ہوئی، اس وجہ سے پی ٹی آئی کا جھوٹ ہی پکڑا گیا، کیونکہ جو لوگ غیر ملکی امریکی فرم کو امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کے لیے ہر مہینے ہزاروں ڈالر دے سکتے ہیں، تو ٹک ٹاک پہ ویوز لانے کے لیے بھی کسی فرم کو پیسے دے کر ایسا کرایا جا سکتا ہے۔ اب 8 فروری کا دن کافی اہم ہے، کیونکہ اب تھوڑی دن رہ گئے ہیں۔ سب کی نظریں اس وقت آزاد امیدواروں پہ ہیں، کیونکہ اس بار 11,000 سے زیادہ آزاد امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں اور پاکستان کی میں سب سے بڑا نمبر ہے۔ تو سیاسی جماعتوں کے نشان پہ الیکشن لڑنے والوں کی تعداد صرف 6,000 ہے، یعنی 2/3 افراد اس وقت آزاد امیدوار کا الیکشن لڑیں گے۔ تو 9 فروری کا سورج جو ہے پاکستان کے لیے بڑا ہی اہم سورج ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل کو، اس کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا، مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی، اور کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کس چیز میں کیا کوئی کمزوری ہے، کوئی کمی رہ گئی ہے یا خاص سبجیکٹ جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔